देश भर में संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। हर 9 में से एक भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आईसीएमआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च 2025 के बीच जो लिए गए जो डेटा हैं, उसमें 2,28,000 से ज़्यादा सैंपल्स में से 10.7% सैंपल पॉजिटिव पाए गए, जबकि अप्रैल से जून 2025 के बीच जांचे गए 2,26,000 सैंपल्स में से संक्रमण की जो दर है वो बढ़कर 11.5% हो गई है। यानी सिर्फ 3 महीने में संक्रमण दर में करीब 1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आईसीएमआर की ये रिपोर्ट उसके वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब नेटवर्क यानी वीआरडीएल के डेटा पर आधारित है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि देश में संक्रामक बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वक्त में ये हालात एक बड़े हेल्थ संकट में बदल सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि आईसीएमआर ने संक्रमण को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं, क्या ये चेतावनी है या किसी बड़े खतरे का संकेत है? क्या हमारी मेडिकल और लैब व्यवस्था इतने बड़े संक्रमण को संभालने के लिए तैयार है? साथ ही लोगों में बढ़ता संक्रमण, क्या ये जागरूकता की कमी है या सिस्टम की नाकामी है? एक और सवाल ये है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों के पीछे कौन जिम्मेदार है? मौसम, स्वच्छता या फिर लापरवाही? क्या सरकार और आम जनता संक्रमण नियंत्रण की नई रणनीति बना सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। सबसे पहले उनके बारे में बता देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी हैं, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की। संजीव बगई हैं, चेयरमैन हैं नेफ्रॉन क्लिनिक से, और साथ ही नरेंद्र जी भी हैं। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। हमारे दर्शकों को जागरूक भी करेंगे। काफ़ी अहम और संजीदा विषय है। उम्मीद करते हैं आपके विचारों से, आपके राय से उनको काफ़ी फ़ायदा आज होने वाला है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। ये आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि हर 9वां भारतीय किसी संक्रमण से जूझ रहा है। क्या ये आंकड़ा हेल्थ सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है क्या? स्वाति जी, आपसे मेरा ये सवाल था। चलिए, स्वाति जी के कुछ ऑडियो में दिक्कत है। यही सवाल मैं संजीव जी के पास पूछता हूं। संजीव जी, अगर हर 9वां भारतीय किसी संक्रमण से जूझ रहा है तो क्या अपने हेल्थ सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है क्या? गुड इवनिंग। ये अर्ली वार्निंग है, चेतावनी है। हमें पता है कि इंडिया में 2 प्रकार का जो हम कहते हैं डंबल सिचुएशन है। एक ओर पर हमारे पास राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं और दूसरी तरफ हमारे पास इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। तो ये जो 0.8% जो बढ़ा है, अब 11.5 हुआ पिछले एक क्वार्टर में, ये अर्ली ट्रेंड सिग्निफाई करता है। ये हमें ये बताता है कि हमें सतर्क रहना है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट पर तवज्जो देनी है, अर्ली टेस्टिंग पर देखना है और जो लोकल आउटब्रेक्स हो रहे हैं उनको हमने काबू पर रखना है। जैसे प्रोलॉन्ग्ड मानसून्स हुए हैं इस साल ऑल ओवर इंडिया में, तो उसके साथ जो डायरियल डिजीजेज है, डेंगू, मलेरिया, उस तरह से ज्यादा है। जो सीजनल शिफ्ट है उसके साथ इन्फ्लुएंजा और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ज्यादा है। ये चीज जरूरी याद रखने की जरूरत है कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है, इन्फेक्शियस डिजीजेज है, जो वीकर स्टेट्स हैं इकोनॉमिकली, उसमें 30% का जो टोटल डेथ रेट है वो इसके कारण है। जो इकोनॉमिकली वायबल स्टेट्स है उसमें 20% है, पर फिर भी 10 मिलियन इंडियंस हर साल इस तरह के कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ उनकी डेथ हो रही है। तो हमें ये पैन इंडिया प्लान करना है कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली ट्रीटमेंट, बट इससे भी ज्यादा है पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक कैंपेन, ताकि आदमी सैनिटेशन पर, अपनी ओन प्रिवेंटिव हेल्थ पर, डॉक्टर के पास जाने का क्या वार्निंग साइंस है उस पर तवज्जो दे। ओके, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अब मैं अगला सवाल मेरा ये होगा, क्योंकि ये लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि कौन कौन सी जो अहम गलतियां हैं जो लोगों की तरफ से होती है रोज़मर्रा की लाइफ में, जिससे संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, ताकि वो जागरूक हों, उनको जागरूक करें। मैम बिल्कुल, देखिए ये जो रिपोर्ट है
ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो है हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ख़ास तौर से अगर आप देखें, एक तरफ जहाँ क्लाइमेट अब बहुत तेज़ी से बदलना शुरू हो गया है, गर्मी के मौसम में सर्दी लग रही है, बरसात का टाइमिंग अब फ़िक्स नहीं रहा है, कभी भी होने लग जाती है। ये सब चीज़ों की वजह से जहाँ संक्रमण बढ़ा है, वहीं जैसा आपने अभी कहा, एक बहुत बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि लोग भी अब बहुत लापरवाह हो गए हैं। अगर अब आप देखें तो जो हम लोग बार-बार बात करते हैं, देखिए 80% जो इन्फेक्शंस हैं, वो केवल हैंड वॉश करने से बच सकते हैं। यानी कि हम बिल्कुल भी अब इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हाथ धो कर के हमें कुछ खाना-पीना है, बच्चों को सिखाएँ ये चीज़। ये हमसे बहुत बड़ी गलती है जो बार-बार मिस होती है। वहीं अगर अब आप देखें कि लोग जो हैं बहुत ही बाहर खाना खाना जो है शुरू हो चुका है, जो अच्छी डाइट थी, एक्सरसाइज़ थी जो हम लोगों की लाइफ में, वो सब चीज़ें अब एक दरकिनार हो चुकी हैं और अब आप देखें तो स्विगी, ज़ोमैटो कहीं से भी खाना ऑर्डर कर लेना, कुछ भी कर लेना, हर बेवक़्त जो है लोग ये सब चीज़ें खाने लग गए हैं और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ा है। दूसरा तीसरी चीज़ देखिए, वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये तो बच्चों के लिए है। टीकाकरण अभियान बच्चों के लिए चलता है, टीकाकरण की चिंता बच्चों के लिए करनी है, लेकिन बड़ों के लिए भी वैक्सीन्स हैं और ख़ास तौर से जो इन मौसम में लगने वाली वैक्सीन्स हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, 65 साल से ऊपर है तो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, टाइफाइड के बूस्टर्स लोग लगवा सकते हैं। ये हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स हैं, तो ये सब की तरफ भी लोगों का ध्यान नहीं रहता है। अगर समय ल रहते इन चीज़ों को अगर लगवा लिया जाए, तो भी बहुत सारे लोग इन बीमारियों से, परेशानियों से बच सकते हैं। वहीं बाहर का खाना जब आप खाते हैं, ख़ास तौर से खुला हुआ सड़क पे खाना खा रहे हैं आप या आप ऐसी जगह से खाना खा रहे हैं जहाँ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है, तो इस मौसम में हम बहुत ज़्यादा जॉन्डिस यानी कि हेपेटाइटिस होते हुए लोगों में देखते हैं, टाइफाइड की परेशानियाँ देखते हैं। तो ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि आप स्वच्छ पानी पी रहे हैं, खाना अच्छी जगह से खा रहे हैं, जहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही हैं या स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया है, वहाँ से आप खाना नहीं लेकर के खा रहे हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना और वहीं क्योंकि देखिए अभी डेंगू का सीज़न है और अब हम देखते हैं कि मच्छरों से होने वाली जो बीमारियाँ हैं, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो वो ध्यान भी लोगों को अपना रखना होगा कि घरों के अंदर, आस-पास खुद जो आप पर्सनल केयर कर सकते हैं मच्छरों से बचने के लिए, वो सब चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये मच्छर नहीं फैलें। और वहीं आखिरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो है अपनी इम्यूनिटी पे लगातार काम करना, अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज़ करना, नींद का अपना ध्यान रखना, हर साल अपने टेस्ट कराना, ये देखना कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ तो नहीं है, जिसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही हो। तो वो चीज़ों के ऊपर जो है एक अच्छा फ़ोकस होना बहुत ही ज़रूरी है लोगों का। नहीं तो जैसे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि एक चलन जो हम देखते हैं कि थोड़ी-सी बीमारी हुई और लोग एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं या इधर-उधर से एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं, अपने मन से शुरू कर देते हैं या किसी ने प्रिस्क्राइब करी है तो बीच में कोर्स छोड़ देते हैं। इन सब चीज़ों से भी हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन दर बढ़ रहा है क्योंकि बिल्कुल, एंटीबायोटिक बिल्कुल। रेजिस्टेंस अगर आप देखें हुँ, हुँ। तो भारत जो है अब उस श्रेणी में आ गया है जहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हर साल लगभग 60,000 बच्चे नवजात शिशु की मृत्यु इसलिए हो रही है भारत में क्योंकि वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए हैं। हुँ, तो हुँ। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से हुँ, हुँ। लोग अपने आप फार्मेसी से लेकर के खा लेते हैं, दोस्तों से पूछ करके खा लेते हैं और आजकल तो एआई का ज़माना आ गया है तो इंटरनेट पर देख करके अपने आप से खाने लग गए। इन सब की वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है और ये जो इन्फेक्शन का एक विशियस साइकिल है, वो इसको हवा देता है। उसकी वजह से और इन्फेक्शन बढ़ता है और एंटीबायोटिक का यूज़ बढ़ता है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अपने आप से बिना डॉक्टर के संपर्क में आए, उनकी सलाह के बिना इस तरह की दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खाएँ क्योंकि ये आने वाले वक़्त में धीरे-धीरे इम्यूनिटी को कम करती हैं और ऐसे बग्स आने शुरू हो जाते हैं वातावरण में जो कि उन एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो समय के साथ खड़ी होगी। ओके, यानी कई सारे आपने अहम पॉइंट्स बताए हैं जिसमें लोगों की खाने-पीने की जो आदत है, लाइफ़स्टाइल की आदत है, जो ऑनलाइन जिस तरह की फूड डिलीवरी चल रही है या सड़कों पे खुले में खाना, उसकी कोई चिंता नहीं करना, फिर एंटीबायोटिक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, बिना डॉक्टर के सलाह के इस तरह की आदतें और आपकी खुद की लाइफ़स्टाइल भी इस तरह की होती जा रही है और साथ ही पॉल्यूशन के लेवल भी उसी तरह के बढ़ते रहे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कुल मिलाकर इस तरह के संक्रमण के दर हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहता भी हैं, नेशनल चेयरमैन हैं आईसीएमआर के। सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर
डॉक्टर नरेंद्र, आपने वक्त निकाला है। सर, जो आप लोगों की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी घबराने वाली है, क्योंकि संक्रमण की दर जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, क्या हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है, या आपको लग रहा है कि टेस्टिंग को लेकर हम ये सुधार ज़्यादा हुआ है अपने देश में, उस वजह से इस तरह के नंबर आ रहे हैं? पहले तो मेरा नाम मेहता नहीं, मैं मेहरा हूँ। ओके, नरेंद्र कुमार मेहरा। माफ़ी चाहूँगा सर, माफ़ी चाहूँगा, करेक्ट करता हूँ। And I'm a former dean of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and I spent all my life in Delhi. Okay. You're very right. Earlier we used to have only two apex labs in India. One was in National Institute of Virology, and the other was National Center for Disease Control in Delhi. And these two labs were doing all their jobs. In 2016, the government of India decided, and this is after, of course, the pandemic. Earlier than that, even that we will create 160 or 165 what we call the VRDL centers around the country. These are viral research and diagnostic laboratories, and their job would be to create an infrastructure for timely. Should I speak in Hindi? I'm sorry, I'm speaking in English. लार्जर पार्ट के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हिंदी बेल्ट से हैं, अगर हिंदी में आप उसे समझा पाए तो ज्यादा कनेक्ट होंगे। मैं हिंदी में ही कहूंगा। मैं ये कह रहा था कि पहले हमारे पास सिर्फ 2 लैब्स होती थी, एक नेशनल वायरोलॉजी बहुत ही नोन है, और एक ये एनसीडीडीसी दिल्ली में था। और 2016 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको बढ़ाएं, और आज के दिन हमारे पास 165 लैब्स हैं, 65 सेंटर्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि वायरल research and diagnostic laboratories. And these are all very well established. They have fantastic SOPs and all that. So their job is to identify viruses and other agents. जो viruses disease causing है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि नॉवल और अननोन वायरसेस जो आ जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए। ऑल्सो अनदर सॉर्ट ऑफ जो इसका यूज था इन 165 लैब्स का, कि पोटेंशियल एजेंट्स ऑफ जिनको हम कहते हैं बायो टेररिज्म, वो ना कहीं आ जाए यहाँ। तो ये 3 लेवल पे बनाई गई हैं। एक स्टेट लेवल पे है, एक तो है ये रीजनल लैब्स, देयर आर 11 रीजनल लैब्स हैं, दे आर इन एवरी रीजन ऑफ इंडिया। फिर हमारे पास करीब 25 स्टेट लेवल लैब्स हैं, और बाकी लैब्स हैं मेडिकल कॉलेज। द पॉइंट वाज कि हर मेडिकल कॉलेज में VRDL टाइप के लैब हो। तो आज के दिन हमारी सर्वेलेंस और वायरसेस को आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको जानकर ये रहेगा कि 2004 से 14 तक और 14 से 24 तक 10 साल में हमने 40 लाख सैंपल्स को टेस्ट किया था, और उसमें पैथोजन का रेट जो आ रहा था वो 18.8 था। आज जो आप दिखा रहे हैं डेटा वो 11.5 है। तो 11.5 इस क्वार्टर में आया, सेकंड क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में 10.5 था। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इतना डिफरेंस तो हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द सीजन और कहाँ से सैंपल लिए गए एंड ऑल दैट। ऐसा कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है। हाँ, ये जरूर कहता है कि ये जो लैब्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और अब तो हम हमारे पास हर शहर में है ये लैब, इनका काम ही यही है। तो वो डेटा फ्रॉम टाइम टू टाइम दे रहे हैं, और ये एक सेंट्रल जगह पे जाके फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको एनालाइज भी किया जा सकता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो जंप आप दिखा रहे हैं, ये हो सकता है कि हमारी वो जो कैपेसिटी है आइडेंटिफाई करने की वायरसेस को, वो बढ़ गई है, वो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट पे है। और ये आप हर क्वार्टर में जाके देखेंगे। और अब बड़ी अच्छी बात है कि ICMR एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च अब क्वार्टरली डेटा को देखता है। तो ये हमें टाइमली वार्न भी कर सकता है कि नंबर कहीं बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा, और अगर बढ़ रहा है तो कौन सा है। आपने देखा ये जो डेटा आपने बताया हमको, ये 5 वायरसेस के लिए है, और ये बड़े कॉमन वायरसेस हैं। तो हमें उसी से देखना पड़ेगा कि कहीं डेटा
बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा रहा, ऐसा तो कुछ है नहीं है अभी, तो कोई अलार्मिंग की बात नहीं है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि सब लोगों को भी देखना पड़ेगा। ये जो एएमआर का इशू मैडम ने रेज किया, ये बहुत बड़ा इशू है। इसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। घर में somebody falls sick, सारे डॉक्टर हैं, वो कह देता है कि मेरे दोस्त ने ऐसे कहा कि ये वाली एंटीबायोटिक ले लो ना, वायरसेस में भी वो लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं। इससे वो जो प्रॉब्लम है हमारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। और एक एस्टिमेट ये है कि अगर एएमआर को हम रोक नहीं पाए, और एएमआर का बाय द वे क्लाइमेट चेंज के साथ भी काफी रिलेशनशिप है, न्यू डेटा दिखाता है। अगर हम इसको रोक नहीं पाए तो नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं एएमआर से ज्यादा रहेंगी कंपेयर टू कैंसर इवन। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिसके कारण थोड़ा सा स्पाइक आपको दिख रहा है एक क्वार्टर से दूसरे में जाके। हो सकता है कि थर्ड में थोड़ा सा और भी ज्यादा आ जाए, बिकॉज जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर्स हैं ये सीजनल भी हैं, सीजनल जहाँ के फ्लू वायरस ज्यादा रहता है। तो ये माइनर सी स्पाइक इधर उधर आएगी, और उसके मैंने बताया कई कारण है कि हमारे लैब्स की कैपेसिटी आइडेंटिफाई करने की बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। सभी लैब्स वैलिडेटेड हैं, प्रॉपर्ली वैलिडेटेड। अब तो ये आईसीएमआर और डीएचआर इस जगह पे जा रहे हैं कि ये लैब्स हैव नाउ कम टू अ स्टेज कि इनको बढ़ WHO गया है, तो इस वजह से भी इस तरह के नंबर्स दिख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमित रामदेव भी हैं KIMS हॉस्पिटल से। सर, इस रिपोर्ट जो ICMR की जो रिपोर्ट है, इसमें इन्फ्लुएंजा ए जैसे वायरस का भी जिक्र है। क्या ये सर्दी जुकाम की सीमाओं से आगे बढ़ चुका है क्या? ये आमतौर पर इन्फ्लुएंजा एक बहुत कॉमन बीमारी है, सदियों से चली आ रही है, कोई नई बीमारी नहीं है। इसमें प्रॉब्लम तभी होता है जब ये ऐसे पेशेंट्स को इन्फेक्ट करती है जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम है। जैसे मैडम ने अभी बताया कि हमारी इम्यूनिटी लेवल कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक डायबिटीज। ऐसे मरीजों को जब ये इन्फ्लुएंजा की बीमारी होती है, तब उनमें इसके लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं, इनके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा पाए जाते हैं और पेशेंट आईसीयू तक पहुंच जाता है और इसमें जान का भी जोखिम बन जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट जिनकी इम्यूनिटी कम है, इनको छोड़ा तो फिर ये पेशेंट ये एक मामूली सी बीमारी है जिसको आराम से कंट्रोल में लाया जा सकता है। जैसे प्रिकॉशंस हम कोविड के दरमियान ले रहे थे, अब वो उस तरीके का सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, पर्सनल प्रोटेक्शन वो सब अब नहीं रहा। इसके कारण थोड़ा सा ये फैलाव बना रहेगा। और जैसे मैडम ने अभी भी कहा कि वैक्सीनेशन का अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन काफी सालों से अवेलेबल है। ये एडल्ट्स में मतलब बड़ों में लिया जाना चाहिए, और ये अभी तक उसका वैक्सीन का फैलाव इतना नहीं हुआ। ये एक कारण हो सकता है कि ये बीमारी फैल रही है। बट ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। आईसीयू में पेशेंट्स वेंटिलेटर पे उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं जा रहा है, तो ये सिचुएशन को डेफिनेटली कंट्रोल में लाया जा सकता है। जैसे अभी अभी पैनलिस्ट ने जैसे बताया कि हम अपने हैंड वॉशिंग, पर्सनल हाइजीन का अगर ख्याल रखें, वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम ले, और ऐसे पेशेंट जिनको अंडरलाइंग लंग डिसीज है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, इनको और ज्यादा सावधान रहना चाहिए इस तरह की बीमारियों से, और वैक्सीनेशन अपना करवा लेना चाहिए। तो और सवाल डेफिनेटली इस चीजों को कंट्रोल में लाया। अमित जी, आपसे एक और सवाल मैं पूछना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स में कौन कौन से नए रेस्पिरेटरी वायरस सामने आ रहे हैं जो पहले नहीं देखे गए थे? नहीं, अभी ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन है नहीं। कोई ज्यादा नए वायरस हमने ऑफ लेट देखे नहीं है कोरोना के बाद। वही अपने वायरसेस है। जैसे सर ने बताया अभी कि डिटेक्शन हाँ जरूर बढ़ा हुआ है आजकल। जो पीसीआर टेस्ट होता है उससे बायोफायर हम जो कहते हैं रेस्पिरेटरी बायोफायर, इससे कई ज्यादा कम से कम 20 वायरसेस का हम पता लगा सकते हैं, और उसमें कई बार वो रिजल्ट पॉजिटिव भी आ जाता है। इसके कारण आंकड़े बढ़ जाते हैं। बट आमतौर पे ये सारे वायरसेस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब इसके लिए कोई अभी स्पेसिफिक एक्सपेंशन उस ट्रीटमेंट तरह की का जरूरत नहीं दिख नहीं रहा होती है। है, संजीव जी को भी अपने आप जोड़ते ठीक हैं, हो जाए। संजीव बगई साहब को। सर,
ये संक्रमण की बात करें, जो इन्फेक्शन है उसको और क्रॉनिक डिजीज का, इसके बीच में क्या कुछ लिंकेज है क्या? जैसे डायबिटीज, किडनी, हार्ट संक्रमण की वजह से जो इस तरह के पेशेंट्स हैं उनके लिए खतरा ज्यादा हो जाता है? तो दो पार्ट है इसमें। एक तो है कि जो भी आदमी वनरेबल है या बच्चा वनरेबल है, जैसे प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्थमा, सीओपीडी, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो स्टेरॉइड्स और बाकी दवाइयां ले रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, तो उनको और केयरफुल रहना है। पर मैं एक और चीज इसमें कहना चाहता हूं कि बहुत से जो इन्फेक्शंस हैं उनका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है। ये वन ऑफ बीमारी नहीं रहती, तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म फॉलोअप की जरूरत है। जैसे जो मस्कीटो से चिकनगुनिया फैलता है, हफ्तों और महीनों तक बच्चों को या यंग एडोलेसेंट्स या एल्डरलीज को घुटनों में या जॉइंट्स में पेन या मसल पेन हो सकती है। एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डेंगी। डेंगी फीवर जो मस्कीटो बाइट से आता है, उसके रिजॉल्व होने के बाद भी काफी अरसे तक न्यूरोलॉजिकल, कार्डियक, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो हमें मोर पब्लिक एजुकेशन चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन चाहिए बच्चों के लिए प्लस एडल्ट्स के लिए, और बहुत जरूरी है हमें री एम्फेसाइज करना है क्लीन हैंड्स, क्लीन फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम ये तीन चीज पर ध्यान रखें, बहुत से इन्फेक्शंस कंट्रोल में आ सकते हैं। लोकल एनवायरनमेंट क्लीन रखना है। एयर पोल्यूशन जो आजकल स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में है, उसके साथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काफी हद तक ज्यादा बढ़ गई है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। तो हमें ओवरऑल पब्लिक मैसेजिंग पर ध्यान देना है ताकि हम ओवरऑल कम्युनिटी लेवल पर रीच आउट कर सकें। चलिए स्वाति माहेश्वरी जी के पास चलते हैं वापस से। मैम, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि क्या बच्चे और बुजुर्ग ये इन्फेक्शन की चपेट में सबसे ज़्यादा आ जाते हैं, और इन लोगों को बचाने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए मैम? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक बात कही कि बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो ज़्यादा इन्फेक्शंस की चपेट में आते हैं, और इसका साफ तौर से जो कारण है वो ये है कि चाहे बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, इन लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। एडल्ट्स के मुकाबले बच्चों का सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, और जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं। साथ ही समय के साथ उनके जो अंग हैं वो भी जीर्ण होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग ज़्यादा रिस्क पर डेफिनिटली होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जो ये स्टडी उजागर कर रही है वो ये है कि देखिए, अब हमारे भारत की अगर आप बात करें तो एडल्ट्स भी जो हैं वो अब डायबिटीज के, कैंसर के, हार्ट की प्रॉब्लम्स, लंग की प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें अब हम बहुत जल्दी देखने लग गए हैं। यानी कि जो उम्र दराज परेशानियां थी वो अब बहुत जल्दी लोगों में होने लग गई हैं, और ये साफ तौर से ये इंगित कर रहा है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इतना बिगड़ गया है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है। हम जल्दी जो है इन्फेक्शंस पकड़ रहे हैं, लोग जल्दी-जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। तो ये जो लाइफ़स्टाइल की तरफ हमारा ध्यान है, वो जाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एडल्ट्स ही हैं जो दोनों के लाइफ़स्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। बच्चे वही करते हैं, ज़्यादातर बच्चे वही कॉपी करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को, अपने घर में बड़े बुजुर्गों को करते हुए देखते हैं। तो अगर बड़े लोग भी, एडल्ट्स भी अगर अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं रखेंगे, तो सीधी-सी बात है कि बच्चों का लाइफ़स्टाइल भी अच्छा नहीं होगा और बच्चे भी बार-बार बीमार पड़ेंगे। और वहीं बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो उनका भी खान-पान, उनका भी जो एक्सरसाइज का तरीका है, ये सब चीज़ें कंट्रोल करना होगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या दवाइयाँ उन्हें चल रही हैं, तो अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा कर के निकलना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, कौन-सी वैक्सीन्स लगवानी है, क्या चीज़ें उन्हें ऐसी खानी चाहिए जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो। तो ये सब चीज़ों के ऊपर जो है एक पूरी फैमिली का फोकस आना बहुत ज़रूरी है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। हर किसी को जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, अगर हम रात को लेट सो रहे हैं, 2-3 बिल्कुल बजे तक हम मोबाइल में लगे रहते हैं, लेट सोते हैं, हमारा नींद का साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो बिल्कुल गया सही है, कहा आपने। जो पानी हम बिल्कुल लाइफस्टाइल, पी नहीं डिजीजेज रहे हैं। लाइफस्टाइल की तो वजह से ये सब काफी बीमारियां हो रही है। आपके जो मैसेजेस है काफी स्ट्रांग है मैम, वक्त कम है। नरेंद्र सर से एक सवाल और ले लेते हैं। सर, आपको लगता है कि भारत को भी अब एक नेशनल इन्फेक्शन सर्विलांस मिशन की जरूरत है, जैसा अमेरिका में हम सीडीसी जैसे काम करता है उस तरह के सर्विलांस सिस्टम में? और जो लोगों को जाते जाते अब क्या संदेश देना चाहेगा? सर, 1 मिनट का वक्त है सर आपके लिए। देश तो सबसे बड़ा ये है, देखिए जो आपने कहा कि चिल्ड्रन में ज्यादा है और बुजुर्गों में ज्यादा है। चिल्ड्रन में इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनकी अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई ज्यादा। बुजुर्गों में है क्योंकि उनमें, चिल्ड्रन में मेमोरी सेल्स अभी नहीं
बने होते इतने ज्यादा जितने के बुजुर्गों में है। लेकिन बुजुर्गों में बिकॉज ऑफ इम्यूनोसेनेसेंस, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ओवर एज के बाद कम हो जाती है, तो उनके लिए जो पहले भी कहा गया वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। दूसरी जो बात आपने कही कि क्या इंडिया में बनाना चाहिए, इंडिया में ऑलरेडी है। ये जो हम कह रहे हैं 165 लैब्स का एक सेटअप है और ये एक ही सेंटर में जाता है। ये इनका काम ही यही है कि जो भी डेटा देश के तरह तरह के हिस्सों से कलेक्ट किया जाए और उसको एक सेंट्रल जगह पे लाके उसको किया जाए। तो अमेरिका की तरह ही है यहाँ भी। पहले मैंने कहा जो 2 लैब्स थी, अब हमारे पास 165 लैब्स हैं और ये 3 लेवल पे हैं। रीजनल लैब्स हैं, स्टेट लेवल लैब्स हैं और हर मेडिकल कॉलेज में है। हर में तो नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज जब बढ़ गए बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे ये नंबर और भी बढ़ेगा। तो असली जो इसका व्यू यही है कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, ट्रेनिंग दें हेल्थ लोगों को, हेल्थ के साथ साथ जो जुड़े हुए हैं ट्रेनिंग दें लोगों को भी, जैसे हैंड हाइजीन के लिए कहा गया, हैंड वॉश और पानी जो है, पानी ताकि जो पिए आप वो साफ सुथरा हो। तो आई थिंक यही ये सुझाव काफी अहम है और हमने एक एक पॉइंट नोट कर लिया। सर टीवी है तो हमारी पाबंदियां हैं, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी और आप लोग स्ट्रीम्ड गेस्ट थे, लेकिन बहुत ज़्यादा तो हम इसे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, जागरूक किया। तो ICMR की रिपोर्ट ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि इन्फेक्शन अब सीजनल नहीं बल्कि हर मौसम का साथी बन चुका है। बदलते क्लाइमेट, बिगड़ते लाइफस्टाइल और साफ सफाई की लापरवाही भारत की सेहत के लिए बन रहे हैं खतरे की घंटी। समय रहते हुए सावधान नहीं हुए तो हर नौवां ही नहीं, शायद हर घर बीमार हो जाएगा। वक्त है जागरूकता बढ़ाने का और अपनी सेहत को लेकर सुरक्षा कवच देने का, क्योंकि बीमारी से बड़ी कोई खबर नहीं और स्वास्थ्य से बड़ी कोई पूंजी नहीं। इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।